आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में, ठीक है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लेना भैया, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिख पाओ। सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र परिषद, आपको पता ही है 6 अंग जो थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, उसमें से एक महत्वपूर्ण है ये सुरक्षा परिषद, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और जो 10 बचते हैं वो अस्थायी होते हैं। हर 2 साल में वो बदलते रहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बनाया गया है और उसी के लिए जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है। परिषद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने, शांति स्थापित करने, प्रतिबंध लगाने और सैन्य हस्तक्षेप जैसे मामलों में निर्णायक भूमिका निभाता है। ये इसके दायित्व हैं, जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। और इसलिए तो यूएन के ऊपर सवाल भी उठता है कि यूक्रेन की ये सब फाइट चल रही है, तो ये यूनाइटेड नेशन कर क्या रहा है, ठीक है। यही सुरक्षा परिषद, इसलिए एक क्वेश्चन उठता है कि 5 स्थायी सदस्य जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके पास के सारे शक्तियां हैं और वीटो पावर इनके पास होती है। यूएनएससी के कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। इन 5 देशों के पास वीटो पावर होती है, यानी कि किस इनमें से कोई एक भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये 5 ऐसे लोग हैं, वही डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें 5 सहमत है तभी बात होगी, अन्यथा घर के 4 लोगों को मंजूर हैं तब भी नहीं होगा। जैसे घर में किसी रिश्ते की बात चल रही है तो 5 या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, भले उनके कंपैरिजन में ज़्यादा लोग समर्थन में हों, लेकिन वो 4 जो मुख्य लोग होते हैं या 5 जो भी मेन आदमी होते हैं, किसी एक ने भी मना कर दिया तो रिश्ता होने में बहुत दिक्कत आ जाती है। ऐसी वीटो पावर है ये, ठीक है। अगर 5 में से 4 बंदे भी किसी प्रस्ताव पे राजी हैं, लेकिन एक सदस्य भी राजी नहीं है, तो वो पारित नहीं होगा, उस विषय पे बात ही नहीं होगी, ठीक है। बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल में पर क्या होते रहते, रिटायर होते रहते हैं। इनका चुनाव भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। भौगोलिक मतलब ज़मीनी स्तर पे कैसे हैं, इकोनॉमिक्स कैसी है, ठीक है, देश का संचालन कैसा है इत्यादि। कार्य और अधिकार ये सब आप पढ़ चुके हो। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना, विकास, किसी संघर्ष को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करना, आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति सुरक्षक बल भेजना, यानी अपनी आर्मी भेज देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और महासचिव की नियुक्ति भी यही करता है। अगर कोई ऐसा फैसला बड़े स्तर पे हो रहा है तो ये वहीं से सिलेक्शन भी करते हैं। नए सदस्य देशों को मान्यता भी देता है, ठीक है। कौन, जैसे कोई राष्ट्र है, कोई नया देश की स्थापना करी जा रही है, तो उसको मान्यता देने का अधिकार भी इसी को है। अब आता है इसकी आलोचना क्या क्या है। पहले वीटो पावर का तर्क बेकार है, क्योंकि अगर एक बंदे को मंजूर नहीं है, जैसे भारत है, वो कहता है ना कि हमें भी फिक्स मेंबर बनना है, 4 बंदे राजी हैं, लेकिन चाइना की वजह से हम जा नहीं पाते, तो ये मिसयूज़ है ना उसका। अप्रासंगिक संरचना, 1945 की शक्ति संरचना आज भी लागू है, जबकि विश्व में नए शक्तिशाली राष्ट्र उभर रहे हैं, ठीक है। कम प्रतिनिधित्व, यानी कि जो विकासशील देश हैं उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, एशियाई देशों को। असंतुलित प्रभाव है, पश्चिमी देशों का वर्चस्व ज़्यादा है, लेकिन विकासशील देशों का इग्नोर किया जाता है, जो कि खराब बात है। भारत के तर्क, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। इसके कुछ मजबूत कारण है। पहला, जनसंख्या और लोकतंत्र। जो उसकी डिमांड है यूएन की, वो हम सारे फुलफ़िल करते हैं। पहला, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र व्यवस्था है। 18% पूरे वर्ल्ड की, मतलब 1.4% है ये जनसंख्या भी, 1.4 अरब है लगभग। इसकी नागरिकों की संख्या 140 करोड़ से अधिक है, जो कि किसी भी स्थायी सदस्य से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चाइना कह सकते हो, लेकिन बराबर का तो है ही ना। अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति, भारत आज विश्व की शीर्ष पे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
वह G20, ब्रिक्स और अन्य वैश्विक मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी है और निभा भी रहा है। ठीक है, और ब्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है अगर आपके पास दूसरे टॉपिक्स हैं तो उसमें ब्रिक्स का भी संबंध आता है। विदेशी संबंध वाली किताब है, उसमें जब हम आएंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे। शांति अभियान में योगदान। भारत ने 50 से अधिक UN शांति अभियानों में भाग लिया है। ठीक है, यानी अपनी आर्मी भेजता है। यह उसे विश्व शांति के संरक्षक देशों में अग्रणी यानी कि लीडर बनाता है कि हाँ भाई, हम भी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पूरे वर्ल्ड में शांति चाहते हैं। 1950 से अब तक 2.5 लाख से अधिक सैनिक भेज चुका है, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा सैनिक जा चुके हैं। मैंने 25 लाख बोल दिया था गलती से, लेकिन 2.5 लाख चले गए हैं। सांस्कृतिक और कूटनीतिक प्रभाव। भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति वैश्विक सह अस्तित्व का समर्थन करती है। और ये वसुधैव कुटुंबकम आपको ऐसे समझ आएगा, हमारे दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है तो आप देखते होंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है चीज़ें, तो उसको एक बार देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कितना बड़ा हम समर्थन करते हैं संस्कृति को। भारत का सॉफ्ट पावर, योग, आयुर्वेदा, संस्कृति और अहिंसा वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली है, जो कि कहीं से भी किसी प्रकार के हिंसा का जन्म नहीं देता। तो हमारे भारत का अच्छा छवि बनता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। अन्य देशों का समर्थन। भारत को G4 जैसे ब्राज़ील, जापान, जर्मनी का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ने भी देशों ने समय समय पर भारत के दावे का समर्थन किया है कि इसको UN में स्थायी सदस्य के रूप में अपनाना चाहिए, लेकिन चाइना की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। भारत द्वारा प्रस्तावित सुधार। स्थायी सदस्यता का विस्तार। G4 देश भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील को शामिल करना। वीटो शक्ति में सुधार। नए सदस्यों को प्रारंभ में वीटो अधिकार ना देना। वीटो के उपयोग पर नैतिक प्रतिबंध कि भाई सही समय पे सही चीज़ पे ही लगाया जाए, ये नहीं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कोई भी देश वीटो पावर का यूज़ करे, जिससे देश में ज़्यादा गलत इस्तेमाल ना करे, मिस यूज़ ऑफ पावर रिप्रेजेंट ना करे। ठीक है, ऐसा होने से UN के संगठन के ऊपर विचार हो जाता है कि भैया वो बंदा वीटो पावर यूज़ कर रहा है गलत चीज़ों पे, तो आप चुप क्यों हो। बस। पारदर्शिता और जवाबदेही। निर्णय प्रक्रिया और में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। क्षेत्रीय संगठन के साथ बेहतर समन्वय करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ पावरफुल देश इकट्ठे हो गए, नहीं, अन्य जो विकासशील देश हैं, क्षेत्रीय देश हैं, उनके साथ भी अच्छा समर्थन, अच्छा व्यवहार, अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है।